कक्षा 9 के गणित वाले प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हमारा पाठ 8 चतुर्भुज चल रहा है, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 के जितने भी प्रश्न किए हैं उन्हें उतने ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास आज नया एक टॉपिक है मध्य बिंदु प्रमेय। बहुत ही अच्छी प्रमेय है, समझने लायक। मध्य बिंदु प्रमेय किसी त्रिभुज में होती है, ठीक है ना। त्रिभुज की है ये, ठीक है। तो वैसे पाठ चतुर्भुज है, लेकिन ये त्रिभुज की प्रमेय आ गई बीच में। मध्य बिंदु प्रमेय शायद चतुर्भुज में भी इसका प्रयोग होता है। देखिए, ये प्रमेय है आपकी, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। देखिए कैसे, अर्थात यदि त्रिभुज ABC में बिंदु E ये वाला और AB का मध्य बिंदु है और F AC का मध्य बिंदु है, बीच है इसका, तो क्या होगा, EF समांतर BC होगा। यानी कह सकते हैं AE यदि आपका AE बराबर BE, AE बराबर BE ये इसके बराबर, यानी कि ये दोनों किसके बराबर, 1/2 AB इसके आधे हैं, और AF और CF बराबर हैं और पूरी AC भुजा के आधे हैं, तो ये मध्य बिंदु होंगे। तो EF समांतर होगा BC के, ये भुजा इसके समांतर होगी। ये प्रमेय है। इस प्रमेय का विलोम भी है। विलोम क्या है कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, ठीक है ना। मतलब तीसरी भुजा के भी वो मध्य बिंदु होता है, कहने का अर्थ यह है। मतलब कहने का अर्थ यह है, यदि ये त्रिभुज आपका है PQR, PQR त्रिभुज में T जो है PQ का मध्य बिंदु है, यानी PT बराबर QT है ना, PT बराबर QT है। तो ये और क्या है, TS जो भुजा है यहाँ से हमने खींची, इसके समांतर खींची, QR के समांतर खींची, तो ये जो PR पर ये प्रतिच्छेद जहाँ पर करेगी वो भी मध्य बिंदु होगा, वो PR का मध्य बिंदु होगा। मतलब यदि T बिंदु PQ का मध्य बिंदु है और T से हमने जो लाइन खींची वो QR के समांतर खींची, तो ये जो PR को काटेगा, ये PR को प्रतिच्छेद करेगा S पर, तो S जो बिंदु होगा ये PR का मध्य बिंदु होगा। ये कहने का अर्थ है। ये कह सकते हैं यदि PT बराबर QT 1/2 PQ और TS समांतर QR, तो PS बराबर QR यानी 1/2 PR, वो आप देख सकते हैं उसमें। इसी चीज़ को आप जो है प्रश्न देखिए, आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है। यदि बिंदु P XY का मध्य बिंदु है, XY बिंदु ये है, XY लाइन ये है, इसका मध्य बिंदु P है, और R XZ का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसमें मध्य बिंदु प्रमेय को समझाइए। क्या समझाना है इसमें, ये मध्य बिंदु यहाँ पर, ये मध्य बिंदु यहाँ पर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका अर्थ है कि PR क्या होगा, इसका अर्थ है कि PR समांतर होगा XY के, YZ के, PR समांतर होगा YZ के। क्योंकि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है ना, तो ये यदि मध्य बिंदु है, यानी कि XP/PY, यानी XP/PY या XP/YP बराबर 1/2 XY, और XR/ZR बराबर 1/2 XZ, तो PR समांतर YZ।
जैसे हमने मध्य बिंदु पर में शुरू में लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से समझाना है इसमें। अच्छा, एक एग्जांपल है इसमें, त्रिभुज ABC में DEF भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। ये D जो है AB का मध्य बिंदु है, और E जो है BC का मध्य बिंदु है, और F जो है CA का मध्य बिंदु है। ठीक है ना। तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज बना है। यहाँ देखिए, ये बना है DEF, ये हमने बनाया है। बताना ये है कि ये 4 त्रिभुज बने हैं इसमें। 4 त्रिभुज कैसे? एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 2, 3, 4। ये चारों त्रिभुज हैं सर्वांग सम, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना। चारों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित होता है, यानी कि चारों त्रिभुज जो बने हैं ये सर्वांग सम है। दिया क्या है? त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं, ये दिया है। दूसरा, सिद्ध करना है DEF को मिलाने पर बने चारों त्रिभुज ADE, BDE, EFC और FED सभी सर्वांग सम है। ये जो इनके नाम हमने लिए हैं, ADE ये हुआ, BDE ये हुआ, EFC ये हुआ और FED ये हुआ बीच वाला, ये सभी जो हैं सर्वांग सम है, ये सिद्ध करना है। अब क्या बताना है? अब देखिए, एक एक करके हम करेंगे। डी क्या है? एक बिंदु है, बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। ठीक, बिंदु F CA का मध्य बिंदु, E बिंदु F लिया यहाँ, बिंदु E कीजिए इसको, F की जगह इसको बिंदु E लिख दीजिए। बिंदु E और किसका मध्य बिंदु है? BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से ये जो भाई, ये एक ये है और एक ये है, ये लाइन है। इसका मतलब ये लाइन इसके समांतर हो। उल्टा बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, दोबारा देखते हैं। D बिंदु AB का मध्य बिंदु है और F बिंदु AC का मध्य बिंदु है। यहाँ पर ये CA का मध्य बिंदु है। ये D बिंदु AB का मध्य बिंदु है, F बिंदु CA का मध्य बिंदु है, लेकिन नीचे तो BC है। हाँ ठीक है, सही है। D बिंदु AB का मध्य बिंदु है और F बिंदु CA का मध्य बिंदु है। ये दो लाइनें हो गई, और ये हो गया आपका DF, ये इसके मध्य बिंदु हो गए। तो ये भुजा इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। DF समांतर BC, इस प्रकार से करना है। दोबारा समझ लीजिए, D बिंदु AB का मध्य बिंदु है और F बिंदु AC का या BC का मध्य बिंदु है, CA का मध्य बिंदु है। ये CA लिख लीजिए इसको, CA का मध्य बिंदु है। तो D से F को मिलाने वाली रेखा इसकी तीसरी भुजा BC के समांतर हो जाएगी। ये मध्य बिंदु पर में है। इसी प्रकार से अब यही भाषा आपने किसके लिए लिखनी है? E बिंदु के लिए, E और F बिंदु के लिए। यही भाषा आपने D और E बिंदु के लिए भी लिखनी है। ये मतलब कहने का अर्थ है, आपने सिद्ध क्या करना है? जैसे हमने इसके समांतर इसको सिद्ध किया, आपने इसके समांतर इसको सिद्ध करना है, इसके समांतर इसको सिद्ध करना है। जैसे हमने ये किया, हमने जगह छोड़ी है, आपने ये काम इसमें ही यहाँ पर करना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जब आप समांतर सिद्ध कर देंगे, 1 2 3 हमने नंबर भी डाल दिए हैं, शायद नंबर डालें क्या? नंबर नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं, नंबर मत डालिए, हाँ पर लिख जरूर दीजिए। अब यहाँ देखिए, इसलिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि भुजाएं समांतर हो गई। सम्मुख भुजाएं जब समांतर हो जाती हैं तो जो चतुर्भुज बनते हैं वो समांतर चतुर्भुज बनते हैं। तो यहाँ देखिए, ADEF
ई एफ, ये चतुर्भुज हो गया। ये भुजा इसके समांतर हमने सिद्ध कर चुके हैं, ये भुजा हम इसके समांतर सिद्ध कर चुके हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। अब बी डी और बी डी एफ ई, बी डी एफ ई, ये चतुर्भुज भी, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर हो गई, तो ये चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज हो गया। अब डी एफ सी ई, डी एफ सी ई, डी एफ सी ई, ये चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि इसकी भुजा, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, क्योंकि हम पहले समांतर सिद्ध करेंगे। ये समांतर चतुर्भुज हो गए। और समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, देखिए एक चतुर्भुज को हम ले रहे हैं, जैसे ए डी ई एफ, ए डी ई एफ है ये, ए डी ई एफ कौन सा है, समांतर चतुर्भुज ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, इसको हमने लिया। इसमें देखिए, क्योंकि डी एफ जो है, डी एफ ये है, डी एफ जो है समांतर चतुर्भुज ए डी ई एफ का विकर्ण है। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। जब हमने समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें एक विशेषता ये भी थी कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि ये दो सर्वांगसम त्रिभुज, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए डी ई यानी कि ये वाला, और त्रिभुज एफ ई डी, सॉरी ई एफ डी, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। इसके बाद हमने किया नहीं, आपने करना है। फिर आप त्रिभुज को क्या लेंगे, त्रिभुज बी डी ई एफ, बी डी, गलतियाँ, बी डी ई, बी डी एफ ई, बी डी एफ ई है, बी डी एफ ई देखिए, बी डी एफ ई भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण है डी ई, तो इसमें भी वही लगाएंगे, विकर्ण डी ई, इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम किसके हो जाएगा, ई एफ डी, इसके सर्वांगसम हो जाएगा, बी डी ई सर्वांगसम हो जाएगा ई एफ डी के, ठीक है। बी डी ई सर्वांगसम किसके हो जाएगा, या डी बी ई, बी डी ई एफ डी के सर्वांगसम हो जाएगा, मतलब ये त्रिभुज भी इसके सर्वांगसम हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप ये वाले त्रिभुज को लेंगे, डी एफ सी ई, इस वाले को लेंगे, तो इसमें भी ये विकर्ण है, तो ये त्रिभुज भी इसी के सर्वांगसम हो जाएगा। यानी ये त्रिभुज भी इसके सर्वांगसम, ये भी इसके और ये भी इसके, तीनों एक ही त्रिभुज के सर्वांगसम। इसलिए इसका मतलब वो, अब उसका नंबर 2 दे दोगे, फिर 3 दे दोगे, तीनों से आप क्या करेंगे ना, देखिए हमने लिखा भी है, 1 2 3 से चारों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और जो हमने सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमने करना है। ध्यान रहे, जो हमने बताया उसको आप ध्यान से समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आपको तीनों चतुर्भुजों को, समांतर चतुर्भुजों को विकर्ण के हिसाब से करना है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। इसको आप कंप्लीट कीजिए।